हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी चल रहा है हमारा टॉपिक क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, अब आते हैं जब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, जब होगी कांग्रेस की स्थापना, जब होगी एक राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस की स्थापना होने वाली है। उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। डालिए हेडिंग कांग्रेस। ठीक है, अभी हमने देखा क्या 1857 की क्रांति क्या हुई है, 1857 की क्रांति हो गई है। और उस क्रांति के तुरंत बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। कब जारी किया है? 1858 में। कब? 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया है, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के टाउन हॉल में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, उस घोषणा पत्र में दो बातें, ठीक है, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या कि आज से भारतीय शासकों के क्षेत्रों पर फर्दर कब्जा नहीं किया जाएगा। मतलब जो ब्रिटिश भारत का मैप बन चुका है वही मैप अब चलता रहेगा। किसी भी भारतीय शासक के क्षेत्र पर अब कंपनी जो है या ब्रिटिशर जो है अब आक्रमण नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है, कंपनी शासन की समाप्ति की बात कही गई है। और अब भारत का प्रशासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में, क्राउन के हाथों में आ गया। क्राउन के हाथों में अब भारत का प्रशासन आ गया। तब भारतीयों को लग रहा है क्या कि अब उनके लिए कुछ अच्छा कार्य होगा, क्योंकि अब कंपनी के हाथ से जो शासन की बागडोर है महारानी विक्टोरिया के हाथों में, क्राउन के हाथों में आ गई है। तो अब थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि भारतीयों के लिए या उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छा काम करेगी ये ब्रिटेन की सरकार। लेकिन हुआ उल्टा ही इनका, ब्रिटेन वालों का जो अंग्रेज है उनका निरंकुश शासन बना रहा। साथ ही साथ बहुत ही अलोकप्रिय कुछ नियम लागू किए गए इनके द्वारा। जो अंग्रेज गवर्नर जनरल है उनके द्वारा कुछ अत्यंत अलोकप्रिय और भारतीयों के लिए बहुत ही हानिकारक नियम लागू किए गए हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीयों ने लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किए थे। लेकिन बाद में एक व्यक्ति है, नाम क्या है, लॉर्ड लिटन। ये अंग्रेज गवर्नर जनरल है। नाम क्या है? लॉर्ड लिटन। ध्यान देना, भारत में जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनमें सबसे बोलना चाहिए सबसे अलोकप्रिय गवर्नर में से कौन है? लॉर्ड लिटन है। और उन्होंने बहुत सारे खराब काम किए, भारतीयों के अगेंस्ट में काम किए हैं। उनमें से पहला क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत जो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र हैं केवल और केवल उन पर ही बैन लगाया गया है। यानी कि जो पत्रिका अंग्रेजी में चल रही है उस पर कोई बैन नहीं लगा है, लेकिन जो स्थानीय भाषा की पत्रिका है उस पर बैन लगाया गया है लॉर्ड लिटन के द्वारा। उसी को हम लोग क्या बोले हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोले हैं। ठीक है, और साथ ही एक क्या आर्म्स एक्ट। उसी टाइम क्या है आर्म्स एक्ट? मतलब क्या है, भारतीयों को अब छोटे मोटे हथियार रखने की भी अनुमति नहीं दी है। उस आर्म्स एक्ट के द्वारा। मतलब भारतीयों को धीरे धीरे लॉर्ड लिटन ने बांधने का प्रयास किया। ठीक है, उसी समय क्या होता है, भारत में अकाल पड़ गया है। मतलब क्या है, लोगों के पास खाद्यान्न की समस्या है, पैसा तो है नहीं, खाद्यान्न की भी समस्या हो गई है। लेकिन उनकी हेल्प करने की जगह लॉर्ड लिटन ने भारत में दिल्ली दरबार आयोजित किया था। महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए, उनके राज तिलक के लिए लॉर्ड लिटन ने भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें पैसे जो हैं पानी की तरह बहाए गए थे। मतलब क्या हो रहा है, जहां पर भारतीयों को जरूरत है वहां उनको पैसा नहीं मिल रहा है और पैसा वेस्ट किया जा रहा है। इसी कारण भारतीयों को अब लग रहा है क्या कि केंद्रीय स्तर पर कोई ऐसे समूह या संगठन की तुरंत आवश्यकता है जो भारतीयों की बात सीधे ब्रिटेन के समक्ष प्रस्तुत कर सके, रख सके कि हमारी ये डिमांड है और ये डिमांड आपको पूरी करनी चाहिए, ये हमारा हक है। ऐसा बात प्रस्तुत करने वाला राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बहुत ही आवश्यक है। ऐसा अब भारतीयों को लगने लगा है और यही कारण बनेगा कांग्रेस की स्थापना का एक कारण बनेगा। देखते हैं स्थापना कैसे हुई।
ठीक है, देखते हैं बात कब की है, दिसंबर 1885। बात कब की, दिसंबर 1885 की बात है, जब एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ए ह्यूम, नाम क्या है, ए ओ ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई है ताकि भारतीयों को एक मंच मिल सके, ताकि भारतीय अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सके। इसी उद्देश्य से ही ए ह्यूम जी ने 1885 में एक संगठन की स्थापना की बात सोची है, और उस संगठन को हम लोग क्या बोले हैं, कांग्रेस बोले। क्या बोले हैं, कांग्रेस। क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ए ओ ह्यूम जी ने की है। कब की है, दिसंबर 1885 में की है, जो कि वो क्या है, एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी है। ए ओ ह्यूम जी एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी है, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी है, जिन्होंने एक समूह बनाने की बात की, एक संगठन बनाने की बात की है राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि भारतीयों को अपनी बात रखने का मौका मिले। ध्यान देना, जब इनके मन में विचार आया है एक राष्ट्रीय समूह बनाने का, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर पर समूह बनाने का, तब उन्होंने उसे नाम दिया क्या, इंडियन नेशनल यूनियन। नाम क्या दिया है, इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया। अभी कांग्रेस नहीं बना, ठीक है। जब इनके विचार आया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करें, तब इन्होंने इसका नाम क्या दिया है, इंडियन नेशनल यूनियन दिया है। भारतीय राष्ट्रीय संघ बोला है उसे, क्या बोला है, उस समूह को बोला है भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर इंडियन नेशनल यूनियन। साथ ही साथ इन्होंने एक अखबार में, एक पत्रिका है, उसमें यह खबर प्रकाशित की है कि इंडियन नेशनल यूनियन का पहला सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन दिसंबर 1885 में पुणे में आयोजित किया जाएगा। ये खबर ए ह्यूम जी ने एक पत्रिका में प्रकाशित कर दी है कि इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बन रहा है, उसका पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाएगा दिसंबर में ही, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, इस समय पुणे में क्या फैला हुआ है, प्लेग। पुणे में इस समय प्लेग फैला हुआ है, और सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह पुणे का सम्मेलन है, अब बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। जो सम्मेलन पुणे में होने वाला था, वह अब बंबई स्थानांतरित कर दिया गया है ए ह्यूम के द्वारा, क्योंकि पुणे में क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ। क्या फैला हुआ था, प्लेग। इसी कारण यह सम्मेलन अब बंबई में आयोजित किया जाना है 28 दिसंबर 1885 को यह सम्मेलन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया है, जहां पर भारत के 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया। टोटल 72 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। कहां हुआ स्थापना, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका अधिवेशन आयोजित किया गया है। कब, 28 दिसंबर 1885 को। कब किया है, 28 दिसंबर 1885 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर इसका नाम क्या कर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है। क्या कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है। इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन अब क्या बन गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। उसका नाम क्या कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया है, ठीक है। इसी कारण क्या बोले हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 28 दिसंबर 1885 को ही है। कहां हुई है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहां, ये मुंबई में है, ठीक है। स्थापना किसने की है, ए ओ ह्यूम ने की। किसने की स्थापना, ए ओ ह्यूम जी ने की है, जो एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी है, ठीक है। अब प्री के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन है, लॉर्ड डफरिन इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्लैडस्टन थे। कौन थे, ग्लैडस्टन थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बंबई के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रे। कौन है, लॉर्ड रे। ध्यान देना, क्योंकि बंबई के कॉलेज में ही इसकी स्थापना हुई, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई है उस समय बंबई के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रे। कौन थे, लॉर्ड रे क्या थे, बंबई के गवर्नर थे, ठीक है। जब पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को आयोजित हुआ है, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि
कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ध्यान देना, WC बनर्जी। कौन है? WC बनर्जी जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं, इन्होंने कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसी कारण पूछ सकता है क्या, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये WC बनर्जी। WC बनर्जी जी क्या है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रहेगा ये। कुल 72 लोगों ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। कुल 72 लोगों ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की समस्याओं को रखने के लिए कांग्रेस पहला संगठन था? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं पूछ रहा हूं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की बातों को रखने के लिए कांग्रेस एकमात्र और पहला संगठन था क्या? नहीं। आंसर क्या है? गलत है, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। इससे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा, इससे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा 1870 में 1876 में ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, जिनके द्वारा 1876 में, कब बोल रहा हूं मैं? 76 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई थी। किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा। ध्यान देना, ये भी जेंटलमैन है, ठीक है, ये भी आईसीएस में सिलेक्ट हुए, ये भी आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन बाद में ब्रिटेन वालों ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। ये आईसीएस के मेंबर थे, आईसीएस सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया, फिर ये केस लड़ेंगे और केस जीत जाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और बाद में यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। कब? 1876 में, ताकि भारतीयों को जागरूक करके उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके। इसी उद्देश्य से ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1876 में। कब की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी। ये कांग्रेस से पहले की बात है, ध्यान देना। जब कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहां हो रहा है? बंबई में हो रहा है। बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो रहा है। उसी समय इस इंडियन एसोसिएशन का, इस संगठन का सम्मेलन कहां हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। किसका? इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन कहां हो रहा है? कलकत्ता में। एक कहां हो रहा है? बंबई में, जबकि दूसरा कहां हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। और दोनों ही संगठन के लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं कि ये संगठन पहले से बना हुआ है, ऐसी जानकारी एक दोनों को नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन होगा, कब? 1886 में। कब होगा? 1886 में जब कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन होगा, तब वहां पर कौन आए हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी आए हैं। जब कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ, कब? 1886 में, तब वहां पे कौन आए हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी आए हैं और उन्होंने इस इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ध्यान देना, इनका संगठन पहले बना है, लेकिन फिर भी ये देशभक्ति का बेहतरीन नमूना है कि बिना किसी मतभेद के ही इन्होंने अपने संगठन का विलय इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया है। क्योंकि एक ही उद्देश्य के अगर दो अलग अलग संगठन रहेंगे तो बट ऑब्वियस है क्या कि इनकी शक्ति कमजोर होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, देशभक्ति का बेहतरीन नमूना देते हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने संगठन का विलय कर दिया 1886 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया है? किसने नहीं किया है? और ऑप्शन में क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि वो उसमें कहां थे? वो कलकत्ता में थे। कलकत्ता में, साथ ही उन्हें कांग्रेस के बारे में जानकारी नहीं है। वो इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन में जो आयोजित हो रहा है, कहां पर? कलकत्ता में, वहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे। इसी का आंसर आएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका आंसर आएगा। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर है? अब 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। क्या?
सर सैयद अहमद खां के बारे में, सर सैयद अहमद खां के बारे में ध्यान देना। ये कांग्रेस के प्रखर आलोचक रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रखर आलोचक रहे। कौन? सर सैयद अहमद खां। और कभी भी कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे, कभी भी ये कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे, हमेशा इन्होंने कांग्रेस की आलोचना करने का काम किया है। साथ ही साथ बाद में इनके और अंग्रेजों के मध्य नजदीकियां बढ़ जाएगी, इनके और अंग्रेजों के मध्य नजदीकियां बढ़ जाएगी। ये कांग्रेस से हो गया प्रखर आलोचक हो गए हैं। कौन? सर सैयद अहमद खां। साथ ही साथ इनकी एक रचना है, इनकी एक रचना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि राजभक्त मुसलमान किसकी रचना है? ध्यान देना, सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद खां की रचना क्या? राजभक्त मुसलमान, इन्होंने ही लिखी है। सर सैयद अहमद खां ने ही राजभक्त मुसलमान पत्रिका प्रकाशित की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खां जी ने। ये कभी भी कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे, जबकि कांग्रेस के ये आलोचक थे। ठीक है, अब भारत में जब पढ़ेंगे अपन कांग्रेस के बारे में, ठीक है, तब नरम दल और गरम दल के बारे में, नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गरम दल के जो नेता है लाल बाल और पाल बहुत ही फेमस है। ठीक है, लाल मतलब क्या है? लाला लाजपत राय। बाल का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, पाल का मतलब क्या है? विपिन चंद्र पाल जी, विपिन चंद्र पाल जी। ठीक है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से दो लोग का नाम तो बहुत फेमस है। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और तिलक जी। ठीक है, ये जो गरम दल नेता है सभी कांग्रेस के मेंबर है, सभी कांग्रेस के मेंबर है। लेकिन ध्यान रखना, तिलक जी ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद नहीं संभाला है। तिलक जी ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद नहीं संभाला है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2 से 3 बार कि इनमें से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद धारण नहीं किया। किसने नहीं किया? तिलक जी ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद धारण नहीं किया, कभी भी कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की। हालांकि उसके मेंबर है कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की। क्लियर है? खत्म होता है क्या कांग्रेस की स्थापना के बारे में। अब देखते हैं इसकी स्थापना के पीछे, कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन कौन से कारण है, क्यों भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कौन कौन से वक्तव्य दिए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं अब कांग्रेस के उदय के कारक, मतलब कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने भारतीयों को मजबूर किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर एक ऐसा मंच साझा करें जो भारतीयों की बातों को ब्रिटेन के समझ रख सके और साथ ही साथ जो उनकी गलत पॉलिसी है, गलत नीति है, उनका विरोध कर सके। देखते हैं पहला क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, कुछ देर पहले बताया हूं मैं क्या, इस समय भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, भारत में भीषण अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाद्यान्न की समस्या है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं। वहीं लॉर्ड लिटन, जो कि बहुत ही अलोकप्रिय गवर्नर है, नाम क्या है, लॉर्ड लिटन, उनके द्वारा भारत में क्या आयोजित किया गया है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब जब टॉपिक आई है दिल्ली दरबार तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, हालांकि अभी पढ़ना अपन को सिर्फ लॉर्ड लिटन के बारे में, केवल 1877 का दिल्ली दरबार पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आया है, वहां पर मैं डिटेल में कवर करता हूं कि 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में केवल और केवल यही वाला पढ़ना अपन को, बस यही पढ़ना है। लेकिन ये दिल्ली दरबार भी 2 बार और अलग से आयोजित किए गए हैं, इसके बारे में अपन देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, सबसे पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है, 1877 में। कब हुआ है, 1877 में हुआ है सबसे पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड लिटन। कौन है, लॉर्ड लिटन इस समय भारत के गवर्नर जनरल है। ध्यान देना, इस समय भारत में भयंकर भूखमरी की समस्या, क्योंकि खाद्यान्न समस्या, क्योंकि इस समय अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया है, अकाल, और लोगों के पास
खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं है, ठीक है। और इस समय में, ऐसे गंभीर समय में भारतीयों की मदद करने की जगह लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार आयोजित किया है महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए, ठीक है। ध्यान देना, इस समय एक आया है एक शाही उपाधि अधिनियम। क्या है? शाही उपाधि अधिनियम है, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है, ठीक है। इससे एक साल पहले ही क्या है, शाही उपाधि अधिनियम है, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया जी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है, ठीक है। इसीलिए उनका राज तिलक करने के उद्देश्य से ही लॉर्ड लिटन ने यहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। कब? 1877 में उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया है, जहां पर पैसे पानी की तरह बहाए गए हैं, ठीक है। उनके स्वागत के लिए बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, जबकि जो भारतीय मर रहे हैं उनके लिए इनके पास पैसा नहीं था, इनके द्वारा कोई भी हेल्प नहीं की गई है, जिसने भारतीयों को बहुत ज्यादा आक्रोशित कर दिया गया। अगर ध्यान देना, क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में लिखिए। स्टार्ट कैसे करेंगे? 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के द्वारा महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखते हैं यहां पर कि इस समय खाद्यान्न अकाल पड़ गया था और खाद्यान्न की समस्या हो गई थी। इसके बावजूद लॉर्ड लिटन के मन में क्या, भारतीयों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। उनकी हेल्प करने की बजाय इन्होंने इस दिल्ली दरबार के आयोजन में क्या पैसा पानी की तरह बहाया है, ठीक है। अब पैसा बहा भी दिया, लेकिन ध्यान देना, महारानी विक्टोरिया जी नहीं आई है, ठीक है। बताओ भाई, जिस मेहमान के स्वागत में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और वही नहीं आया, महारानी विक्टोरिया जी नहीं आई है, ठीक है। अब सेकंड बार 1903 में क्या गया है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। सेकंड बार 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। इस समय लॉर्ड कर्जन, इस समय भारत में ब्रिटिश प्रतिनिधि कौन है? लॉर्ड कर्जन है। कौन है? लॉर्ड कर्जन जी। इन्होंने एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा इनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, ठीक है। एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा के स्वागत के लिए लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ध्यान देना, यह भी अत्यंत अलोकप्रिय क्योंकि फूट डालो और शासन करो की नीति इसी लॉर्ड कर्जन की है। इसके 2 साल बाद क्या होने वाला है? बंगाल विभाजन होने वाला है, ठीक है। और इन्होंने भी भारतीयों को नीचे दिखा रहा है, ये भी भारतीयों को नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। जहां पर स्थानीय समस्या बहुत ज्यादा है उस पर ध्यान न देकर इन्होंने भी 1903 में एक भव्य आयोजन किया। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिल्ली दरबार बोले। कब किया गया है? 1903 में किया गया है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जेंड्रा के स्वागत के लिए। लेकिन इस बार भी एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा नहीं आए हैं, ठीक है। इस बार भी ये दोनों नहीं आए। यहां पर विक्टोरिया जी नहीं आई थी, यहां पर एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा भी नहीं आए हैं। तीसरी बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा फिर से दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1911 में, जहां पर जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आने वाले थे, ठीक है। पहली बार ध्यान देना, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि दिल्ली दरबार में पहली बार कोई ब्रिटेन के राजा स्वयं आया है। कौन आया था? जॉर्ज पंचम जी इस तृतीय दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे, ठीक है। जॉर्ज पंचम इस वाले दिल्ली दरबार में आए हैं, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा आयोजित किया गया था। जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी दोनों आए थे, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कांग्रेस की स्थापना के कारक, ठीक है। तो उस समय अपन को केवल और केवल ये वाला याद रखना है, क्योंकि इस समय भारत में भीषण अकाल था, लोगों के पास खाद्यान्न की समस्या थी। लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया महारानी विक्टोरिया के राज तिलक के लिए, और वहां पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है, जिससे भारतीयों में क्या आ गया है? आक्रोश आ गया है कि हमारा पैसा हमसे ही लेकर कहीं अलग जगह वेस्ट कर रहे हैं, और भारतीयों को यह बात समझ में आ रही क्या
कि ये जो अंग्रेज हैं भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इन्हें उखाड़ के यहां से फेंकना चाहिए। ठीक है, ये बात उनके समझ में आ गई है और यही पहला महत्वपूर्ण कारक है कांग्रेस की स्थापना के संबंध में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों को जागरूक करने के लिए एक मंच साझा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की भावना भारतीयों के मन में आई है। ठीक है, एक संगठन, कांग्रेस की नहीं बोलना चाहिए, एक संगठन की स्थापना की बात उनके मन में आई है। ठीक है, देखते हैं अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया है? 1878 में। कब आया है? 1878 में आया है, 1878 में आया है। ध्यान देना, ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया है। ध्यान देना, इनकी पॉलिसी, लॉर्ड लिटन की पॉलिसी बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब है। भारतीयों के अगेंस्ट दुर्भावना रखते हैं, वो भारतीयों के अगेंस्ट में दुर्भावना रखते हैं, जिसके बारे में भारतीय समाचार पत्र स्थानीय भाषा में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं अभी भी इंग्लिश में समाचार पत्र लिखूं तो भारत की 80% आबादी उस समाचार पत्र को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं स्थानीय भाषा में लिखूं तो मैक्सिमम लोग उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनकी मेरी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, और इसी कारण लॉर्ड लिटन ने एक चाल चली है ताकि भारतीय जागरूक ना हो पाए। उन्होंने एक चाल चली है क्या, कि स्थानीय भाषा में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं उन पर क्या लगा है, एक तरीके से बैन लगाया है। उसी को हम लोग क्या बोले हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोले। क्या बोले हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोले हैं, जिसके द्वारा स्थानीय भाषा के जो समाचार पत्रिका हैं उन पर बैन लगाया गया है लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, जब ऐसा कर रहे हैं तब भारतीय मन में क्या गया, फिर से आक्रोश आ गया है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये जागरूक भी करने दे रहे हैं। ठीक है, एक तो उल्टा काम कर रहे हैं, और जब लोगों को इनकी करतूतों के बारे में बताया जा रहा है तब ये प्रेस पर बैन लगा दे रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये भारत को लूट रहा है, भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये अब शिक्षित वर्ग है, उनको तो ये कम से कम उनको तो ये बात अच्छे समझ में आ गई कि जो कांग्रेस जैसा संगठन, कोई एक संगठन है, इसकी स्थापना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लोगों को जागरूक करना इम्पॉसिबल है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये अंग्रेज भारत को ऐसे ही लूटते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला, सिविल सर्विस सेवा में आयु कम कर देना। ठीक है, इनके द्वारा ही, लॉर्ड लिटन के द्वारा ही आकर दिया है, सिविल सर्विस सेवा में आयु कम कर दी गई। ध्यान देना, जब सबसे पहले भारतीय अलाउ ही नहीं थे। ठीक है, जब अंग्रेज भारत में आए तब क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस सेवा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारतीयों को अलाउ ही नहीं किया गया है। बाद में कुछ समय पश्चात भारतीयों को अलाउ किया गया, लेकिन बोल रहे हैं क्या, कि परीक्षा केवल और केवल ब्रिटेन में आयोजित होगी। बताओ भाई। ठीक है, एक एग्जाम के लिए आदमी इंडिया से यूरोप नहीं जाएगा। ठीक, यूरोप नहीं जाएगा केवल एग्जाम देने के लिए, पास होने की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस सेवा का ब्रिटेन में आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पश्चात यह जो सेवा है, ये जो परीक्षा है, भारत में आयोजित होने लगी है, और भारत के लोग भी इस सिविल सर्विस सेवा में पार्टिसिपेट कर, साथ ही साथ पद भी इनको मिल रहा है, भारतीयों को भी यह पद मिल रहा है। लेकिन लॉर्ड लिटन को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि भारतीय उच्च पदों पर जा रहे हैं। तब उन्होंने एक चाल चली क्या, सिविल सर्विस सेवा में मैक्सिमम एज, ठीक है, परीक्षा देने के लिए मैक्सिमम एज क्या है, 21 वर्ष है। इस समय सिविल सर्विस सेवा में सेलेक्ट होने के लिए मैक्सिमम एज क्या है, 21 साल है। उसको घटाकर इन्होंने कर दिया क्या, 19 साल। क्या कर दिया है, 19 साल कर दिया है। मतलब 19 साल से पहले ही आप सेलेक्ट हो पाओगे भारतीय सिविल सर्विस में। अगर उससे ज्यादा एज हो गया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा घोषणा कर रहा है कौन, लॉर्ड लिटन कर रहा है। मतलब क्या है, तो शिक्षित भारतीय हैं, ठीक है, उनके पास से सीधे सीधे मौका छीने जा रहा है, अवसर छीने जा रहे हैं। इसे भारतीय सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के अवसर उनसे छीने जा रहे हैं। ध्यान देना, इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, उन्होंने इसका भारी विरोध किया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं, उन्होंने इस नियम का भारी विरोध किया था। लेकिन फिर भी लॉर्ड लिटन किसकी मानने वाले हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से ये लागू कर ही दिया है। चौथा क्या है, आर्म्स एक्ट, जो कि कब आया है, 1879 में। कब आया है, 1879 में आया। ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया है, जिसके अनुसार, ठीक है, भारतीय गुस्सा हो चुके हैं, तो इनको डर है क्या, कि अगर सड़क पे निकले हैं तो भारतीय उन पर हमला कर देंगे, छोटे मोटे हथियार हैं उनके पास, हमला कर देंगे। इसी कारण
पूरा सेफ्टी से खेलते हुए उन्होंने क्या लाया है, आर्म्स एक्ट लाया। क्या आया है, आर्म्स एक्ट लाया, जिसके अनुसार भारतीयों को अब छोटे मोटे हथियार घर में रखने से भी वंचित किया गया है। मतलब अगर आपको हथियार रखना है तो आपको लाइसेंस मैंडेटरी किया गया है इस आर्म्स एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस समय भी लॉर्ड रिटन ने आर्म्स एक्ट लागू कर दिया है। मतलब क्या, भारतीयों को छोटे मोटे हथियार घर में रखने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, मतलब खुद की रक्षा के लिए भी। ठीक है, इनको नहीं मारेंगे, ठीक है ना भाई, इनको नहीं मारेंगे, लेकिन खुद की रक्षा के लिए भी वो हथियार नहीं रख सकते हैं। और इसने एक बड़े वर्ग के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष पैदा किया है। ठीक है, देखते हैं अगला, इल्बर्ट बिल। अगर देखते हैं इल्बर्ट बिल, ठीक है, अभी लॉर्ड लिटन जा चुके हैं और एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही उदारवादी और भारतीयों से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति भारत में गवर्नर बन के है। नाम क्या है उनका, लॉर्ड रिपन। नाम क्या है, लॉर्ड रिपन, जो भारतीयों से सहानुभूति रखते हैं। ठीक है, और इन्हीं लॉर्ड रिपन के एक कानूनी सलाहकार है, नाम क्या है, सीपी इल्बर्ट। ठीक है, इन्हीं लॉर्ड रिपन के कानूनी सलाहकार है, नाम क्या है इनका, सीपी इल्बर्ट। और इनके द्वारा, सीपी इल्बर्ट जी के द्वारा एक विधेयक तैयार किया गया। सीपी इल्बर्ट जी के द्वारा एक विधेयक या फिर बिल तैयार किया गया। ध्यान देना, उस बिल में बोला गया क्या कि जो भी भारतीय मूल के जज हैं, ठीक है, मतलब जो भी ऐसे जज, सेशन जज जो भी भारतीय हैं, उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा, उन्हें यह अधिकार मिलेगा कि किसी भी गोरे या फिर यूरोप के किसी भी व्यक्ति जो अभियुक्त है, उसके मामले की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय जज को मिल जाएगा। ऐसा प्रावधान इस बिल में सीपी इल्बर्ट जी ने किया। फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एक बहुत ही उदार व्यक्ति कौन है, लॉर्ड रिपन जी हैं। इनके कानूनी सलाहकार नाम क्या इनका, सीपी इल्बर्ट। उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें बोला गया क्या कि जो भी भारतीय जज है उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा कि वो किसी भी ब्रिटिश अभियुक्त के मामले की सुनवाई कर सकेंगे। इससे पहले ऐसा नियम था कि कोई भारतीय जज अंग्रेजों के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है, लेकिन इस बिल के द्वारा सीपी इल्बर्ट जी ने और लॉर्ड रिपन जी ने ऐसा प्रावधान करने की कोशिश की है ताकि भारतीय जज भी इन अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सके। लेकिन जैसे ये बिल आया है, इसको भारी विरोध का सामना करना पड़ा है पूरे ब्रिटेन में, साथ ही साथ भारत में भी ब्रिटेन के व्यक्तियों के द्वारा इस बिल की भारी आलोचना की गई है। और उस आलोचना के सामने लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा है। अंत में डिसीजन क्या लिया गया है कि किसी भी ब्रिटिश अभियुक्त को यह अधिकार होगा कि वो सेशन बेंच की मांग करेगा। मतलब केवल एक व्यक्ति उनके मामले की सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि एक बेंच करेगी। और उस बेंच में जो बहुमत ब्रिटेन के जजों का होगा। ठीक है, जो अंग्रेज जज हैं उनका बहुमत होगा। सीधी बात है कि इस बिल का मतलब नहीं रहा, क्योंकि बेंच की मांग करने का अधिकार उनको मिल गया है और उस बेंच में बहुमत किनका होगा, अंग्रेज जजों का होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें झुकना पड़ा है। अब भारतीयों को समझ में आया क्या कि एक दोषी को भी, जो अंग्रेज व्यक्ति है अगर वो दोषी है, उसको भी दंड देने के पक्ष में नहीं है। मतलब क्या है, यहां पर भारतीयों के साथ खुलेआम मतभेद हो रहा है। ये बात उनको समझ में आ गई इस इल्बर्ट बिल के विवाद के द्वारा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपराधी है और उसको दंड देने का अधिकार भी भारतीयों को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है, खुलेआम भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और यह बात उनके मन में इस इल्बर्ट बिल विवाद के द्वारा समझ में आ गई है, जिस कारण ने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई है। क्लियर है? अब अपन पढ़ चुके हैं क्या, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में 8 मार्क्स में आप लोग लिख के लाओगे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में 8 मार्क्स में आपको लिख के लाना है। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो मत जो है बहुत ही फेमस है। देखते हैं उनके बारे में देखेंगे अपन। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में 2 मत देखते हैं अपन। ठीक है,
कांग्रेस की स्थापना के संबंध में, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई है और किनके द्वारा किस सोच को लेकर की गई है। इस संबंध में दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं सुरक्षा का पार्ट का सिद्धांत। यह पहला सिद्धांत है और इसी के काउंटर में, इसी के अगेंस्ट में ही दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसको हम लोग क्या बोले हैं, त्वरित चालक का सिद्धांत। क्या बोले हैं, त्वरित चालक का सिद्धांत बोले हैं। ठीक है, देखते हैं पहला सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत या फिर सुरक्षा का पार्ट का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, सब घर में कुकर है ना, कुकर सबके घर में होगा, थोड़ा इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब कुकर अच्छे से बना नहीं है। ठीक है, कुकर अच्छे से बना नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिन कर लीजिए कि कुकर है। ये क्या है, कुकर है। ध्यान देना, जब हम गैस पे रखें, ठीक है, कुकर में क्या है, पानी, सपोज मान के लो पानी है। ठीक है, पानी है, जब गर्म कर रहे हैं, जब गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, भाप बनेगा। और भाप बनने के पश्चात इस सीटी के माध्यम से, इस सीटी के माध्यम से भाप धीरे धीरे बाहर निकलता है, भाप धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो इस सीटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेफ्टी वॉल्व बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेफ्टी वॉल्व बोल रहे हैं इस सीटी को। ठीक है, ध्यान देना, अगर ये सीटी में खराबी है, अगर इस सीटी में खराबी है, कुछ हो गया सीटी को, ठीक है, और वाष्प बाहर नहीं निकल पा रहा है, वाष्प बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होगा, इस कुकर में ब्लास्ट होगा, इस कुकर में ब्लास्ट होगा। ठीक है, मतलब सेफ्टी वॉल्व बहुत ही जरूरी है। अगर सेफ्टी वॉल्व में खराबी है तो ब्लास्ट होगा। इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को कंपेयर किया गया है कांग्रेस की स्थापना के संबंध में। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब आंसर लिखोगे तो कुकर बना के मत जाना आंसर में। ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि कैसे इसको रिलेट किया गया है। ध्यान देना, एक व्यक्ति है, नाम क्या है, लाला लाजपत राय जी। नाम क्या है, लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इन्हें क्या लगता है, इन्होंने क्या दिया है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय जी ने दिया, इन्होंने ही दिया है। लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया है। इनका क्या मानना है, इनका क्या मानना है कि जो भारतीयों में राष्ट्रवाद अब जन्म ले रहा है, जो भारतीयों में राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है उसे, ठीक है, जो राष्ट्रवाद है वो हिंसा का रूप ना ले। ठीक है, हमने देखा है क्या, 1857 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है और धीरे धीरे राष्ट्रवाद अब उग्र रूप ले रहा है, राष्ट्रवाद अब उग्र रूप ले रहा है। और ये राष्ट्रवाद किसी भी हिंसा का कारण ना बने, ऐसा जानकर जानबूझ के कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई। लॉर्ड डफरिन ने जानबूझकर एओ ह्यूम को कहा है कि आप कांग्रेस की स्थापना कीजिए, तो ताकि जो भारतीयों में राष्ट्रवाद उभर रहा है वो किसी ब्लास्ट का कारण ना बने और कांग्रेस रूपी इस सेफ्टी वॉल के जरिए धीरे धीरे जो गुस्सा है वो बाहर निकाल दिया जाए और जो अंग्रेज हैं उन्हें किसी तरीके के विस्फोट का, गुस्से का सामना ना करना पड़े। जो भारतीय राष्ट्रवाद उबल रहा है उसे बिना किसी हिंसा के, ठीक है, उस राष्ट्रवाद को धीरे धीरे इस कांग्रेस रूपी सेफ्टी वॉल से रिलीज कर दिया जाए। यह सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया, लाला लाजपत राय जी के द्वारा कांग्रेस के संबंध में दिया गया है कि जानबूझकर लॉर्ड डफरिन के कहने पर एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है ताकि भारतीय को राष्ट्रवाद किसी भी हिंसा का कारण ना बने। किसने दिया है, लाला लाजपत राय जी ने दिया है, सेफ्टी वॉल सिद्धांत दिया है। क्लियर है। अब देखते हैं इनके काउंटर में अच्छा, एक अखबार है, नाम क्या है, यंग इंडिया। नाम क्या है, यंग इंडिया। ठीक है, इस अखबार में लाला लाजपत राय जी ने ये आर्टिकल दिया। साथ ही साथ इन्होंने बोला है क्या कि जो कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने बोला है, लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत या फिर सुरक्षा का पार्ट सिद्धांत यंग इंडिया में दिया है। साथ ही साथ इस कांग्रेस को क्या बोला है, डफरिन के दिमाग की उपज बोला है। क्या बोला है, डफरिन के दिमाग की उपज बोला है। ध्यान देना, अब इनके अगेंस्ट में
लाला लाजपत राय जी के अगेंस्ट में कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या दिया है, इनके अगेंस्ट में ही तड़ित चालक का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? तड़ित चालक का सिद्धांत दिया है। देखते हैं तड़ित चालक सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, सबको पता है ना तड़ित चालक होता क्या, पता होगा, उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तड़ित चालक क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सपोज एक बिल्डिंग है, अच्छा कुतुब मीनार अपन पढ़े ना, क्या पढ़े हैं? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, सेकंड से लेके फोर्थ तक किसने कराया है? इल्तुतमिश ने कराया था। फिर हमने पढ़ा है क्या, एक आकाशीय बिजली की घटना, क्या हुई? एक आकाशीय बिजली की घटना हुई, तब उसकी जो फोर्थ मंजिल है, जो फोर्थ मंजिल है वो डैमेज हो गई थी। ठीक है, क्योंकि आकाशीय बिजली को रोकने के लिए वहां पर तड़ित चालक नहीं लगा था, इसी कारण कुतुब मीनार की चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी। पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, पढ़ाया हूं मैं क्या कि चौथी मंजिल डैमेज हो गई थी, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रिपेयर कराया गया, साथ ही साथ एक नई मंजिल भी बनवाई गई थी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक देना, अगर ध्यान देना, अगर उस समय कुतुब मीनार में क्या लगा था? एक तड़ित चालक लगा हुआ था, एक तड़ित चालक लगा हुआ था। ठीक है, तड़ित चालक क्या होता है देखते अपन। ठीक है, ये बिल्डिंग है जो सीमेंट से बना है, बिल्डिंग इससे बना है, सीमेंट से बना है। उसके कंपैरिजन में एक नया कंडक्टिंग पाथ, इससे ज्यादा कंडक्टिंग पाथ, सपोज ये किससे बना है? सीमेंट से बना है। अगर मैं उसके बगल में ही उसके पैरेलल में एक लोहे का रॉड डाल दूं जो इससे भी लंबा हो, इस बिल्डिंग से भी लंबा हो। ठीक है, अगर मैं इसके बगल में लोहे का रॉड डाल दूं, ध्यान देना, जब आकाशीय बिजली होगी, जब आकाशीय बिजली घटना होगी, तब जो आकाशीय बिजली है इस बिल्डिंग पर ना गिर के इस लोहे की रॉड पर गिरेगी। किस पे गिरेगी? इस लोहे की रॉड पे गिरेगी। और इस लोहे के रॉड है क्या है? एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। और जो आकाशीय बिजली है इस लोहे के रॉड के माध्यम से सीधा भूमि में, कहा लगे सीधा भूमि में ग्राउंड हो जाएगी और इस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर वहां पर लगा क्या? तड़ित चालक या फिर लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, जो भारतीय बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अगेंस्ट में एक तड़ित चालक का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखना क्या बोलते हैं उन लोग क्या बोल रहे हैं। उन्होंने इस तड़ित चालक की तुलना किससे की है? एओ ह्यूम से की है। किससे की है? एओ ह्यूम से की है। जबकि इस बिल्डिंग के कंपेयर किससे किया? भारतीयों से। इस बिल्डिंग को क्या बताया? भारतीय बताया। जो भारतीय लोग हैं वो ये बिल्डिंग है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? एओ ह्यूम जो है क्या है? वो तड़ित चालक काम कर रहे हैं। मतलब क्या है? ध्यान देना, अगर कांग्रेस की स्थापना किसी भी भारतीय के द्वारा होती तो लॉर्ड डफरिन जो है या फिर जो ब्रिटिश गवर्नर अलग है। ठीक है, वो लोग इस संगठन को संदेह की दृष्टि से देखते और हो सकता है दमनकारी नीति के तहत इसका विघटन कर दे, इस संगठन का विघटन कर दे। लेकिन क्योंकि इसकी स्थापना एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, एक पढ़े लिखे आदमी एओ ह्यूम जी के द्वारा की गई है, इसी कारण किसी भी अवैध तरीके से या किसी भी दमनकारी नीति से इस संगठन को वो भंग नहीं कर सकते। मतलब क्या है? एओ ह्यूम ने सदैव भारतीयों को संरक्षित करने का प्रयास किया है, ऐसा इस तड़ित चालक के सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, जो सेफ्टी वाले सिद्धांत में क्या बोला गया है? क्या बोला जा रहा था कि जो भारतीय हैं उनको यूज किया है किसने? लॉर्ड डफरिन ने और एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने भारतीयों को यूज किया है, ऐसा बोल रहे हैं कौन? लाला लाजपत राय जी बोल रहे हैं अपने सुरक्षा का पार्टी सिद्धांत के द्वारा। लेकिन तड़ित चालक के सिद्धांत के द्वारा समझाया गया कि एओ ह्यूम जी ने भारतीयों को यूज नहीं किया, जबकि भारतीयों ने उल्टा एओ ह्यूम जी का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, भारतीयों ने एओ ह्यूम जी का इस्तेमाल एज ए तड़ित चालक के रूप में उनका इस्तेमाल कर लिया और इनके संरक्षण के कारण ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दमन से बचा रहा है, क्योंकि ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी हैं जिनके अच्छा रिस्पेक्ट है, इन्हें कानून पता है और इसी कारण जो अंग्रेज गवर्नर है ऐसे ही आके कांग्रेस को भंग नहीं करते, उसका पतन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्या है? एओ ह्यूम ने सदैव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और भारतीयों को संरक्षण प्रदान किया है, ऐसा इस तड़ित चालक के सिद्धांत में बताया गया है। क्लियर है? ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद हम ना
कुछ कुछ लोगों ने कांग्रेस के संबंध में टिप्पणी की है, कांग्रेस को कुछ बोला है, वो सब मैं नोट से भेज दूंगा आपको, ठीक है। क्या क्या बोला, एक लाइन है उनके बारे में कि क्या क्या बोला गया। कई लोग बोल रहे हैं कि हम वर्ष में एक बार टर्राओगे मेढक की तरह तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस का सम्मेलन वर्ष में केवल एक बार होता है। कब होता है? वर्ष में केवल एक बार होता है, और एक बार सम्मेलन होने के बाद सब कोई अपने अपने घर वापस चले जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, केवल और केवल वो अपनी समस्याएं रख रहे हैं। सम्मेलन जो वार्षिक हो रहा है केवल उसमें अपनी समस्याएं रख पा रहे हैं, कोई भी उस पर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसी कारण क्या बोला गया है, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राओगे तो कोई भी फैसला नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा अलग अलग बहुत सारा पॉइंट कांग्रेस के संबंध में बोला गया, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो कांग्रेस के फर्स्ट स्टेप में उदारवादियों का युग रहेगा, जो अनुनय विनय के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हैं। तब एक व्यक्ति उन्होंने बोल दिया कि ये जो कांग्रेस है वो याचना करने वाली संस्था है, ठीक है। ऐसे ही अलग लोगों ने अलग अलग वक्तव्य दिया है, ठीक है। उसके बारे में मैं आज नोट से भेज दूंगा। साथ ही साथ जो कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है ये भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा सेम टू सेम, अगर क्लास से पढ़ाते हैं तो उसको सिर्फ लिखा बस देते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट से भेज दे रहा हूं, अपनी कॉपी में उसको नोट करना है। अपनी कॉपी में उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, ये टेबल के फॉर्म में है, ये आपको नोट करके रखना है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।